हेलो एवरीवन। सो हम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मेनली 4 तरीके के फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। लर्नर से रिलेटेड, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड, क्या पढ़ा रहा है कंटेंट उससे रिलेटेड, क्या टास्क है उससे रिलेटेड। ठीक है। सो ये जो 4 टाइप के जो फैक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं बारी बारी, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करेगी। सो लर्निंग जो है इन्फ्लुएंसिंग बाय मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। दीज फैक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन 4 मेजर एरियाज। हमने अपने अकॉर्डिंग बांटे हैं ये कि 4 मेजर एरियाज में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। ओके। सो सबसे पहले देखते हैं हम लर्नर रिलेटेड फैक्टर कि लर्नर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। जो लर्नर रहेगा, जो सीख रहा है, स्टूडेंट जो है, उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशंस हैं जो उसको मिले हैं, उसकी हेल्थ है वो काफ़ी अफेक्ट करती है। अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छे से सीखेगा। बीमार है या कुछ वैसे डिसेबिलिटी है तो उसको दिक्कत आती है। ओके। फैटिग और इलनेस, वही बीमारी वगैरह कुछ ऐसी होती है तो उसको दिक्कत आएगी सीखने में। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हो गई, जैसे विजन हो गया, हीयरिंग हो गई, उसके लिए उसको प्रॉपर एड्स की ज़रूरत होती है, अलग से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, अलग से फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। नॉर्मल पर्सन जैसे सुन के सीख लेता है, वैसे हियरिंग की प्रॉब्लम जिसको होगी वो कैसे सुनेगा, कैसे अच्छे से नॉलेज गेन करेगा। सो लर्निंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरा है मेंटल और कोग्निटिव एबिलिटी किसी भी लर्नर की। इंटेलिजेंस लेवल जो है वो अफेक्ट करेगा। बच्चा जितना इंटेलिजेंट रहेगा उतना फास्ट सीखेगा, उतना अच्छे से सीखेगा। लो इंटेलिजेंस रहेगा, लो आईक्यू रहेगा, वो उतना ही स्लो सीखेगा। मेमोरी और अटेंशन स्पान जो है वो काफ़ी इफेक्ट करता है। मान लो कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी चीज़ को होल्ड करके या रिटेन करके रख सकता है तो उसके लिए अच्छा रहता है। अगर कोई ज़्यादा लॉन्ग मेमोरी नहीं है, किसी शॉर्ट मेमोरी है, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी वो चीज़ें उसको याद रखने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें क्या होता है कि बच्चा एक तरीके से उसकी एबिलिटी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, जिसमें अच्छी एबिलिटी होगी वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेगा, अच्छे से सोल्व कर लेगा। वहीं किसी में अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आती है। प्रियर नॉलेज और एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियस जो नॉलेज है जो लर्नर की, वो भी काफ़ी अफेक्ट करती है कि उसको पहले जो पढ़ रहा है उससे पहले उसको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। ओके। देन इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब ऐसे पढ़ते हैं तो इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं, अगर वो अपने बच्चे को मोटिवेट करें, नहीं बेटा आप कर सकते हो, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखे उसमें और उसी फील्ड में अगर उसको पुश करे, मोटिवेट करे, तो बच्चा उस फील्ड में बहुत अच्छा करता है। वही अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे किसी भी बच्चे को, नहीं तुम्हारे बस की नहीं है ये है, तो अगर उसमें पोटेंशियल होगा ना तो भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो चीज़ उसको देख के ही आती है, फैमिली से आती है, फ्रेंड्स से आती है। एनेक्सिटी, स्ट्रेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि जो बच्चा होता है या लर्नर होता है वो इमोशनली भी तो डेवलपमेंट वाले फेज़ में होता है ना, तो इमोशनली भी काफ़ी अफेक्ट करता है लर्निंग। सोशल बैकग्राउंड, फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, पेरेंट्स का सपोर्ट क्या है, एक तरीके से वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। अगर पॉजिटिव पेरेंट्स का सपोर्ट है तो पॉजिटिवली, अगर पेरेंट्स अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं या परेशान करते हैं बच्चे को, घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला है, तो अच्छा खासा बच्चा है वो भी इधर उधर उसका ध्यान भटक जाएगा और किसी और चीज़ में उसकी एनर्जी लगेगी। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, अगर जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज़ डावाडोल सिचुएशन है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है। अब जो गरीब बच्चे हैं उनको लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो नहीं मिल पाती है। वहीं जो वेल सेटल्ड है या अमीर घर के हैं उनको वो फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाती है, तो उनको वो एनर्जी जो है वो इधर उधर नहीं लगानी पड़ती जो एक गरीब बच्चे को बेसिक फैसिलिटीज़ भी लाइक लेने के लिए लगानी पड़ती है। लैंग्वेज और कल्चर का बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है। मान लो कई लैंग्वेज ऐसी होती है कि उनमें जो मटेरियल होता है, नॉलेज होती है, वो मिलता ही नहीं है, काफ़ी रेयर लैंग्वेजेस होती है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कल्चर का बैकग्राउंड जो है वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अच्छी डायरेक्शन में ही ग्रो होगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी उनको। अगर एक नेगेटिव चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव चीज़ ही सीखेंगे। ओके।
लर्निंग स्टाइल के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक लर्नर है, किस तरीके से करके सीख रहा है, सुन के सीख रहा है। अब जैसे हम देखते हैं सुनते हैं और करके सीखते हैं, इन तीनों में अगर हम ऐसे करें तो जो सुनना होता है वो सबसे कम इफेक्टिव होता है। देन हम देखते हैं तो हमारे हमारे सामने वो चीज़ें चल रही होती है पिक्चर के थ्रू, तो वो और ज़्यादा रिटेन करके रखते हैं हम। और काइनेस्थेटिक मतलब खुद करके देखेंगे तो एक तरीके से हमारे और जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और ज़्यादा हम रिटेन कर सकते हैं। एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लर्नर जो रहते हैं एक तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, एक्टिवली कहीं लर्निंग में भी या क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये हो गया अपना प्रैक्टिकल मेथड होता है जो जिसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू या लेबोरेटरी में खुद बच्चा करके सीख रहा है, तो उसमें ज़्यादा बच्चा अच्छे से रिटेन करता है, ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है उसकी, ओके, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ट्रेडिशनल है कि क्लासरूम में बिठाओ और बच्चे को डायरेक्ट बोलो आप, ठीक है, उसके कंपेरिजन में। देन आता है हमारा टीचर्स रिलेटेड फैक्टर। टीचर है वो उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है भाई पढ़ाने वाले का, कि वो कैसे अफेक्ट करेंगे। सो इसमें जो टीचिंग स्टाइल है, मेथड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड यूज़ करेंगे हम एज़ कम्पेयर टू, मतलब टीचर सेंटर्ड को छोड़ के चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हमें यूज़ करने चाहिए। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे। आईसीटी टूल्स और रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि बच्चा और क्यूरियोसिटी के साथ और ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ को सुने, तो लर्निंग उनकी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल अगर किसी टीचर की अच्छी है, मान लो क्लियरली बोलता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है, अच्छे से समझाता है, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगर वहीं लाइक ऐसा होता है कई बार दूसरे स्टेट के टीचर्स होते हैं तो उनका जो टोन होता है बोलने का, या जो क्या बोलेंगे उसको, कई बार ऐसे होता है कि वो जैसे हिंदी बोलते हैं तो उनकी लोकल लैंग्वेज की वजह से जो उनका डेवलपमेंट हुआ होता है उसकी वजह से नहीं समझ पाते। जैसे अपने हरियाणा के हैं तो उनकी अगर वो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो कई बार उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे दूसरे जगह के लोग, ओके। सो वो प्रॉब्लम आती है, अगर वो चीज़ दिक्कत है तो लर्निंग में भी दिक्कत आएगी। एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो टीचर है वो सिंप्लीफाई कर दे, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझाएं इजी वे में, तो बच्चे की लर्निंग वो अच्छी होगी। बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस है वो भी काफ़ी अफेक्ट करती है। टीचर की पर्सनैलिटी, तो उसका एटीट्यूड जो स्टूडेंट की तरफ रहेगा वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चा काफ़ी उस टीचर की तरफ ध्यान देते हैं पूरा फोकस के साथ और अच्छे से लर्निंग होगी। पेशेंस, एम्पैथी और एंथुसिज्म होना चाहिए, मतलब टीचर में भी वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे बच्चे को अच्छे से समझाना है, उनकी सिचुएशन समझे, पेशेंस रखे। डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, कि डिसिप्लिन भी रखे बच्चों को और एक लीडर की तरह, अच्छे लीडर की तरह काम करे। सब्जेक्ट नॉलेज और कॉम्पिटेंस तो होना ही चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें मास्टरी हो, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी हो उनकी टीचिंग स्टाइल में, और जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको लिंक करने की उसमें एबिलिटी हो। सो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है। अब आता है कंटेंट या टास्क रिलेटेड फैक्टर जो हम करवा रहे हैं वो। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेंट ये इम्पोर्टेंस रखता है, किस लेवल पे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल के हिसाब से ही कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कंटेंट की। सो ये हो गया वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे बच्चा गेन कर सकता है उतनी देनी चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से लोड डाल दिया बच्चे पे और एक ही पीरियड में हमने 10 पीरियड के बराबर पढ़ा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट विद लर्नर इंटरेस्ट एंड नीड, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कंटेंट, एक तरीके से जो कंटेंट है उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा जो है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लिंक करके पढ़ सके, उसको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कंटेंट का। जैसे अपने जो सिलेबस दिया हुआ है वो एकदम इस तरीके से दिया हुआ है कि बच्चा किस क्लास में किस डेप्थ के साथ सीखेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5th 6th क्लास से ही साइंस शुरू की और वहीं पे उन्होंने चेन रिएक्शन वगैरह करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया, फिर 9th 10th में आके कहीं पीरियोडिक टेबल्स वगैरह आती है, देन उसके बाद एलिमेंट्स वगैरह के बाद सीखने के बाद कहीं बच्चा रिएक्शन वगैरह सीखता है और फिर बड़ी रिएक्शन सीखता है और प्रैक्टिकल भी करके देखता है फिर केमिकल्स वगैरह के साथ। सो ये चीज़ें होती हैं, ओके। देन है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी,
जो अभी हमने बात की है वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में आ जाएगा, किस एज के ऊपर क्या हम पढ़ा रहे हैं। एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए लर्नर्स के कोग्निटिव लेवल की, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो है वो यहाँ पे होती है कि जो बच्चा है एक तरीके से उसको हम थोड़ा सा कुछ तो बच्चे को आता ही है और उसको जो उसको लाइक अभी तक आता है और जो उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है वहाँ तक हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको लाइक उसको मास्टरी करवानी है किसी भी सब्जेक्ट में जो भी हम पढ़ा रहे हैं। फिर आता है प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिजिकल सेटअप में आ गया, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, लाइटनिंग क्या है, वेंटिलेशन है या नहीं है, ओके। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है स्कूल में अगर वो मिलेगी बच्चा तो अच्छे फोकस के साथ पढ़ेगा, अदरवाइज़ वो लाइक बेसिक नीड्स पूरी करने में इधर उधर उसका ध्यान भटकता रहेगा। इमोशनल क्लाइमेट क्या है, सेफ़ है एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव है, पॉजिटिव है, कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा है, टीचर है वो लाइक ध्यान दे रहे हैं बच्चे के ऊपर, कोई बच्चा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है, जैसे टीचर है उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ग्रुप वर्क वगैरह है, वो यूज़ करते हैं या नहीं, बच्चों के साथ कैसा एक तरीके से कैसी मतलब एक तरीके से ट्यूनिंग बना के उनको पढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कि जो टीचर्स हैं वो मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे कर रहे हैं, बच्चे को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, प्ले खेलने के थ्रू मतलब बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं या नहीं, बातों बातों में जैसे होता है कई टीचर्स की एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो हंसी मजाक में ही काफ़ी अच्छे तरीके से समझाता है, तो उस तरीके से भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। असेसमेंट और फीडबैक की बात करते हैं कि असेसमेंट और फीडबैक है वो टाइमली हो रहा है या नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है या नहीं, लाइक डायग्नोस कर रहे हैं या नहीं कर रहा है कोई टीचर। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, दोनों के दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पे। फॉर्मेटिव तो रेगुलर बेसिस पे होना ही चाहिए कि बच्चे को कितना आ रहा है और उसको क्या दिक्कत है कि उसको डायग्नोस कर सकें। देन आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात आती है यहाँ पे कि क्या टाइम मैनेजमेंट है, बच्चा लाइक स्कूल टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक पीरियड्स जो हैं वो कितने टाइम के लग रहे हैं, 45 या 40 मिनट्स के मिनिमम होने चाहिए आइडियली। डिसिप्लिन और बिहेवियर मैनेजमेंट की यहाँ पे बात होती है कि जो भी प्रोसेस है वो डिसिप्लिन तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक कोई इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए, एक अच्छे माहौल में, पॉजिटिव माहौल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए। अगर वो एक अच्छी एनवायरनमेंट में होती है, अच्छे तरीके से होती है, तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। लर्निंग एक बेस्ट तरीके से अपना मैक्सिमम जो है वो होगी वहाँ पे। सो आई होप कि ये फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।